जय हिंद बच्चों। स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। आइए उसका उत्तरी प्रश्न है, देखेंगे नागरिक शास्त्र के। देखो बच्चों, भारत में क्षेत्रवाद के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं। उदाहरण के लिए पृथक भाषा, पृथक माने अलग भाषा, अलग भौगोलिक पहचान, निर्जाति पहचान, असमान विकास, धार्मिक पहचान आदि। भारत में क्षेत्रवाद की अभिव्यक्ति पृथक राज्य की मांग, विशेष राज्य या पूर्ण राज्य की मांग के साथ साथ भारत संघ से अलग होने के रूप में भी होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के वे कौन से प्रावधान हैं जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों कि भारतीय संविधान के वे कौन से प्रावधान हैं जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को नियंत्रित करते हैं। तो भारत के संविधान में संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है? संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। स्थितियों के अनुसार बच्चों नए प्रावधान भी जोड़े जा सकते हैं। भारत के कई राज्यों की स्थिति को देखते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे पूर्वोत्तर एवं जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र आदि। भारत क्षेत्रीयता को लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा मानता है। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट देखो क्वेश्चन ये हो गया है, इसको हम देखेंगे बच्चों। दलाई लामा ने तिब्बत को छोड़ भारत में शरण क्यों ली थी। दलाई लामा जो है ने देखो ये चीन के एक धार्मिक गुरु थे। तो चीन ने तिब्बत पर जो है कब्जा कर लिया। दलाई लामा कहाँ के थे? तिब्बत के। चीन ने तिब्बत पर जो है कब्जा कर लिया और वहाँ की संस्कृति को क्षति पहुँचाना शुरू कर दिया। तिब्बती जनता ने इसका विरोध किया, परिस्थितियाँ बिगड़ने के लगी, जिसके बाद बच्चों दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस चीज़ पर सबसे अधिक बल मिला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पहली योजना से किन अर्थों में अलग थी, अथवा प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, इसमें किस बात पर अधिक बल दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से यह किस प्रकार अलग थी। देखो बच्चों, पंचवर्षीय योजनाएं जो होती हैं वो 5 वर्षों की होती हैं। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इस पर ज़्यादा बच्चों कृषि पर जोर दिया गया था। किस पे? कृषि पर जोर दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधों पर ज़्यादा फोकस किया गया। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। अथवा प्रथम पंचवर्षीय योजना के देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछता है 1951 में लागू की गई थी, 1951 से 56 में चली थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप शास्त्री के एन राज के नेतृत्व में तैयार हुआ था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं पर बच्चों ध्यान दिया गया। देखो नंबर 1, भारत विभाजन ने किसी क्षेत्र को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई थी। इस क्षति की पूर्ति करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में बांध एवं सिंचाई क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश किया गया। नंबर 2, भाखड़ा नागल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए भारी धनराशि आवंटित की गई। देश में प्रचलित भूमि वितरण को जो है किसी विकास की सबसे बड़ी बाधा के रूप में पहचानते हुए इस पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार पर जो है बल देते हुए इस देश के विकास का आधार माना गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का देश के विकास पर प्रभाव हेडिंग डाल लेंगे हम लोग कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का देश के विकास पर प्रभाव। देखो बच्चों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का देश के विकास प्रभाव को निम्न तथ्यों के द्वारा जो है व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, इस पंचवर्षीय योजना में किसी क्षेत्र संबंधित आधारभूत विकास पर बल दिया गया। अभी हमने बताया, जैसे भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी परियोजनाओं का निर्माण प्रारंभ हुआ, जिससे देश में कृषि क्षेत्र में विकास की नींव पड़ी थी, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। नंबर 2 बच्चों, इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 तथा 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो है प्रारंभ किया गया था। भूमि सुधार कार्यक्रमों के कारण कृषि क्षेत्र में निवेश की वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त भूमि सुधार के तहत भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण ने समाज में समानता लाने में बढ़ावा दिया। यद्यपि भूमि सुधार कार्यक्रम कानूनी बाधाओं एवं कमियों के कारण आंशिक रूप से ही सफल रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना वर्ष 1956 में शुरू हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना से कई अर्थों में भिन्न थी, जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जहां कृषि पर बल दिया गया, वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण के विकास पर बल दिया गया। नंबर 2, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में संरचनात्मक परिवर्तनों को तीव्र गति से करने पर बल दिया गया, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में धैर्य एवं धीमी गति से कार्य करने को जो है मूल आधार माना गया।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने प्रत्येक संभव दिशा में परिवर्तन करने की बात को महत्व दिया, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसी क्षेत्र को महत्व दिया गया। सरकार के द्वारा देशी उद्योगों के संबंध में किए गए प्रयासों के कारण ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ाने में सहायता मिली। देखो बच्चों, सार्वजनिक जो होता है सरकार के नियंत्रण होता है, निजी जो होता है प्राइवेट होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने घरेलू उद्योगों की संरक्षण देने के लिए आयात पर जो है भारी शुल्क लगाया। आयात किसे कहते हैं? जो वस्तु बच्चों दूसरे देश से यानी अपने यहाँ मंगाई जाती है उसे आयात बोलते हैं, और जब कोई वस्तु एक देश से दूसरे देश में जाती है तो उसे निर्यात बोला जाता है। जैसे अपने यहाँ तेल नहीं है, तेल हम लोग दूसरे देश से मंगाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। आयात माने आना और निर्यात माने जाना। जैसे कोई वस्तु हमारे पास ज़्यादा है, हम दूसरे वस्तु देशों में भेजते हैं तो उसे बच्चों क्या बोला जाता है? निर्यात बोला जाता है। आप लोगों ने समझा कि पहली पंचवर्षीय योजना बच्चों कृषि पर जोर दिया गया ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योग धंधों पर, यानी उद्योग धंधों पर जो है ज़्यादा बल दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखेंगे कि शीत युद्ध क्या है बच्चों? दो ध्रुवीय विश्व का आशय असर्स करते हुए शीत युद्ध के दायरे का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग बच्चों जानते हैं शीत युद्ध, शीत माने ठंडी होता है। ऐसा लग रहा है कि ठंडी वाला युद्ध है, लेकिन नहीं बच्चों। शीत युद्ध दो शक्तियों के बीच हुआ था, दो देश, एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ सोवियत संघ। शीत युद्ध का अर्थ होता है ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध नहीं होता, लेकिन जो है युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है, और जिसमें बच्चों खून खराबा रक्तचाप नहीं बहता है, ठीक है, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। शीत युद्ध क्या है? तो ध्रुवीय विश्व का आशय असर करते हुए शीत युद्ध के दायरे का उल्लेख कीजिए। देखो बच्चों, शीत युद्ध से आशय एक ऐसी स्थिति से जिसमें वास्तविक युद्ध जो है नहीं होता, परंतु युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है। अभी हमने जो बताया बहुत सरल है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो शीत युद्ध को विचारधारा युद्ध भी कहा जा सकता है। शीत युद्ध की स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939-45 के पश्चात दो महाशक्तियाँ अमेरिका एवं सोवियत संघ के उदय के कारण उत्पन्न हुई थी। शीत युद्ध ने कभी युद्ध का स्वरूप ग्रहण नहीं किया, क्योंकि दोनों महाशक्तियाँ युद्ध के परिणाम से परिचित थी। अतः दोनों महाशक्तियों ने बच्चों शीत युद्ध के दौरान धैर्य का परिचय दिया। शीत युद्ध काल में दो ध्रुवीय व्यवस्था। देखो, शीत युद्ध काल में दो ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था का आरंभ हुआ, जिसमें विश्व के अधिकांश देश दो गुटों में बंट गए थे। ये दो गुट निम्नलिखित थे। नंबर 1 है पश्चिमी गठबंधन। पहला है गुट पश्चिमी गठबंधन। देखो, पश्चिमी गठबंधन, इस गठबंधन का नेतृत्व अमेरिका ने किया था, जिसमें पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश सम्मिलित थे। यूरोप आप लोग जानते हैं बच्चों एक महाद्वीप है जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं। उसके बाद में दूसरा है पूर्वी गठबंधन। ईस्ट माने पूर्व होता है। पूर्वी गठबंधन, इस गठबंधन का मुखिया सोवियत संघ था। इस गुट में पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश जो है सम्मिलित थे। शीत युद्ध के दायरों से हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से है जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। युद्ध हुए या युद्ध होने की संभावना बनी रही, लेकिन बातें अधिक नहीं बढ़ी बच्चों। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा और जो है वैमनस्य विश्वव्यापी नहीं हो पाया। कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनीतिक संवाद जारी नहीं रह पाया और इससे दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए। इससे कई अवसर आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। इस संदर्भ में गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका जो है महत्वपूर्ण रही। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है? श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है? तो बच्चों उत्तर देखेंगे। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारतीय मूल के तमिलों ने मुख्य भूमिका निभाई है। इन्होंने लिट्टे नामक संगठन की स्थापना की, जो हिंसात्मक आंदोलन के लिए सदैव तैयार रहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप श्रीलंका में जातीय संघर्ष जो है बढ़ गया था।